सवा साल पहले योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली, अफसरों की नकेल कसी जाने लगी। भ्रष्टाचार के मामले में कई अफसर नप गए। बीजेपी से भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी बताती है। करप्शन के खिलाफ कड़ा एक्शन दिखाते हुए योगी सरकार ने गुरुवार को ही 2 जिलों के डीएम को सस्पेंड कर दिया था, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही योगी सरकार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कटघरे में खड़ी दिख रही है। लखनऊ के अभिषेक गुप्ता नाम के एक नौजवान का आरोप है कि मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रमुख सचिव एसपी गोयल ने उससे 25 लाख की घूस मांगी। अभिषेक गुप्ता हरदोई में एक पेट्रोल पंप खोलना चाहते थे। मेन रोड की चौड़ाई कम थी, इसलिए उन्होंने सीएम के प्रमुख सचिव से मुलाकात की। मेरा पेट्रोल पंप संडीला में स्वीकृत था, तो वहां पे ग्राम समाज की जमीन आ गई थी। मैंने 1 करोड़ का लोन लिया था उसको पेट्रोल पंप बनाने के लिए। तो पेट्रोल पंप बनाने के दौरान लेखपाल द्वारा पता चला कि मेरे पेट्रोल पंप के आगे ग्राम समाज की जमीन है, तो मैंने जिससे कि पेट्रोल पंप की मुख्य मार्ग पर चौड़ाई कम पड़ रही थी, तो मैंने ये अपनी तरफ से काम रुकवाया और काम रुकवाते हुए जिलाधिकारी महोदय को बोला और उन्होंने समाधान बताया कि ये विनिमय का प्रकरण है, अगर उसी मालियत की जमीन आप देंगे तो आप विनिमय कर लेंगे। उससे विनिमय शुल्क जमा कराया गया 66,500 रुपए, मैंने वो भी जमा किया और सारी चीज कार्रवाई करते हुए ये परिषद को भेजा। परिषद ने इसे शासन को भेजा। जब फाइल मेरी गई वहां पे तो उन्होंने निरस्त करके मतलब क्वेरी करके फाइल मेरी भेज दी, तो मैंने वहां से जवाब बनवा के और उनको भेजा और उसी दौरान इनसे एसपी गोयल जी से मिला, तो उन्होंने बोला कि हाँ फाइल आपकी सही है, मैं कर दूंगा और कोई व्यवस्था कर लीजिएगा। तो मैंने भी क्लियर पूछ लिया कि किस तरीके की व्यवस्था कर लीजिएगा। घुमा फिरा के फाइनली उन्होंने मुद्दे की बात ये करी 25 लाख रुपए लूंगा और मैं तो फाइल निरस्त कर दूंगा। अभिषेक गुप्ता ने योगी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी एसपी गोयल की शिकायत राज्यपाल से की। 30 अप्रैल को राज्यपाल ने उनकी शिकायत योगी आदित्यनाथ को भेजी और जांच कराने के लिए कहा। एसपी गोयल पर आरोपों की जांच किसने की, ये कोई नहीं जानता। इस बीच 28 मई को सीएम ऑफिस के स्पेशल सेक्रेटरी शुभ्रांशु शुक्ला ने यूपी बीजेपी को एक चिट्ठी भेजी, जिसमें आरोप लगाया गया कि अभिषेक गुप्ता नाम का कोई आदमी यूपी बीजेपी के संगठन महामंत्री और दूसरे पदाधिकारियों का नाम लेकर अफसरों पर गलत काम करने का दबाव डाल रहा है। 7 जून को यूपी बीजेपी के कार्यालय प्रभारी भारत दीक्षित ने लखनऊ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर तेजी से कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभिषेक गुप्ता के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया। अभिषेक गुप्ता को हिरासत में लेने में भी पुलिस ने बिल्कुल देर नहीं की। ये तो बड़ी बात हो गई कि सबसे बड़े अधिकारी पे भी धारा लगेगी अगर बात सच निकली और दूसरे पे भी लगेगी। तो सोचिए किसी सरकार के अधिकारियों पे इस तरह का आरोप लगना ये बहुत ही शर्मनाक है। जिसने शिकायत की है उसे इतनी जल्दी जेल भेजा जा रहा है। कम से कम इसकी जांच तो हो जाती कि रुपया लेन देन हुआ है, इसमें सीरियस जांच होनी चाहिए, क्योंकि इनके विधायक लोग भी बड़े पैमाने का आरोप लगा रहे हैं कि सरकार में भ्रष्टाचार बहुत चल रहा है। गंभीर प्रकरण है, इस पर जांच ही नहीं होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच हो। ये सरकार हताश निराश है जो हैट्रिक बनी है, पहले फूलपुर, गोरखपुर और अब कराना। मैं चाहूंगा जांच हो और जांच होने के बाद तुरंत इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। नेक आदमी है, पुजारी है, यानी राजा इतना नेक हो जाए कि इबादत गाह छोड़े ही नहीं, हर वक्त पूजा पाठ में लगा रहे, तो ऐसे में नवरत्नों की जो जिम्मेदारी होती है उन्हें पूरी करनी चाहिए। भाई मैंने अल्लाह से जोड़ लिया, आप दुनिया वालों का भला करिए। अब मैं अल्लाह से जुड़ा, आप लूट में लग गए। खुदा ही मिला ना वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अब योगी सरकार सवालों में घिर गई है। सवाल यह है कि अवैध खनन के आरोप में 2 जिलों के डीएम को सस्पेंड करने में अगर योगी नहीं हिचकते तो अपने प्रमुख सचिव पर लगे गंभीर आरोपों पर उन्होंने 30 अप्रैल से ही चुप्पी क्यों साध रखी। विपक्ष का आरोप है कि शिकायतकर्ता को ही गिरफ्तार करके योगी सरकार आरोपियों को बचाना चाहती है। एक तहरीर दी गई, जिस तहरीर में लिखा हुआ था कि अभिषेक गुप्ता नामक एक व्यक्ति के द्वारा बीजेपी के वरिष्ठ पार्टी पदाधिकारियों को नाम लेकर के मुख्यमंत्री कार्यालय के लोगों को अर्दब में लिया जाता है, उनको दबाव में लिया जाता है और झूठ बोलकर उनसे काम कराने का दबाव बनाया जाता है। अभिषेक गुप्ता को पूछताछ के लिए, बयान के लिए पुलिस ने यहाँ पर बुलाया है।
प्रशासनिक यह जो कदम है भ्रष्टाचार और प्रशासनिक शिथिलता के खिलाफ बहुत स्वागत योग्य कदम है। तो इस पूरे प्रकरण में दो अहम सवाल खड़े होते हैं कि क्या योगी सरकार में भी भ्रष्टाचार फल फूल रहा है और क्या योगी सरकार अपने अधिकारियों को बचाने की कोशिश कर रही है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ महाबहस में राकेश त्रिपाठी जुड़ रहे हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। अब्दुल अजीज गांधी साहब जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र राजपूत जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। और प्रदीप सिंह सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आप सभी का बहुत स्वागत है। राकेश त्रिपाठी जी, मेरा पहला सवाल आपसे ही है। राम नायक जी की चिट्ठी मेरे पास है, इसमें तारीख लिखी है 30 अप्रैल 2018 और लिखा है आखिरी लाइन में कि श्री अभिषेक गुप्ता का उक्त पत्र समुचित कार्रवाई हेतु एतद द्वारा आपको प्रेषित है और ये चिट्ठी योगी आदित्यनाथ जी को भेजी थी राज्यपाल जी ने। 30 अप्रैल से लेकर आज की तारीख तक में इस चिट्ठी को मिलने के बाद क्या जांच हुई? सुशांत जी, इस पूरे मामले की तथ्यात्मक जानकारी मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। हरदोई में इस अभिषेक गुप्ता जी ने एक पेट्रोल पंप लगाने के लिए प्रस्ताव किया था और उसके सामने जो सड़क है वो सड़क मानकों से कम चौड़ी है। उस सड़क के चौड़ीकरण के लिए इन्होंने सरकार से निवेदन किया था। इनकी निवेदन को सरकार ने फाइल 2 बार खारिज की इस आधार पर क्योंकि जनहित के मामलों में सड़क के चौड़ीकरण का प्रस्ताव होता है, किसी निजी व्यावसायिक हित के लिए सड़क के चौड़ीकरण के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इन्होंने तरह तरह से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का नाम लेकर के उनके नाम से फर्जी लेटर का इस्तेमाल करके दबाव बनाने का प्रयास किया और उसमें भी सफल न होने पर इन्होंने मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के विरुद्ध एक 25 लाख रुपए का फेक एलिगेशन लगाते हुए महामहिम राज्यपाल को पत्र लिखा। महामहिम राज्यपाल राम नाईक जी जब भारतीय जनता पार्टी के नेता हुआ करते थे, उन्होंने स्वयं इस बात को स्पष्ट किया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर भी मेरे पास जो भी शिकायतें आया करती थी, मैं उसको संदर्भित व्यक्ति को अग्रसारित किया करता था और आज भी उसी प्रक्रिया के तहत मेरे पास कोई भी शिकायत आती है तो मैं उस संदर्भित व्यक्ति को अग्रसारित करने का काम करता हूं। और उन्होंने अभिषेक गुप्ता की इस समस्या को, इस शिकायत को मुख्यमंत्री जी के पास अग्रसारित करने का काम किया है। मुख्यमंत्री जी ने इस पूरे मामले का स्वयं संज्ञान भी लिया था। इस मामले में चूंकि विधिपूर्वक कार्रवाई की गई है, नियमानुसार कार्रवाई की गई है, किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार के कोई आरोप इसमें तथ्यात्मक नहीं है, न उनकी शिकायत में ही किसी प्रकार के कोई तथ्य और आधार प्रस्तुत किए गए हैं। इनके आरोप पूरी तरह से बेसलेस। सर आप ये कह रहे हैं, बावजूद सर मेरे 2 सवाल हैं। इसको सनसनीखेज तरीके से प्रस्तुत सर अब मेरे 2-3 सवाल हैं। पहला, आपने कहा कि जनहित से जुड़ा मामला हो तो उसमें जो है जमीन दी जा सकती है। क्या किसी इलाके में पेट्रोल पंप खोलने से जनहित नहीं होता? वहां आसपास के जो लोग हैं उनका फायदा नहीं होगा उस पेट्रोल पंप से? देखिए सुशांत जी, इसको आप ये रेवेन्यू रिकॉर्ड्स का मसला है, रेवेन्यू नियमों का मसला है। जो उत्तर प्रदेश सरकार में मौजूदा कानून है, मौजूदा नियम है, उन नियमों की परिधि में यह नहीं आता है कि किसी के निजी व्यावसायिक हित के लिए इस प्रकार की संभावनाएं की जा सके। और उन्होंने मौजूदा कानून, मौजूदा नियमों का हवाला देते हुए ही उनके इस याचिका को, उनके इस प्रत्यावेदन को, निवेदन को 2 बार बारी बारी से खारिज किया है। हम नियमों से परे जाकर के किसी प्रकार का किसी व्यक्ति को मैं बाकी मेहमानों से पूछ लूंगा कि क्या ये नियमों के परे था या नहीं था। दूसरी बात मुझे बताइए, आपने कहा योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल की चिट्ठी का संज्ञान लिया और खुद इसकी जांच के आदेश दिए। ये जांच किससे कराई गई? क्योंकि जांच तो जो प्रमुख सचिव हैं उनके खिलाफ होनी थी, तो ये जांच किसको सौंपी गई? किसने जांच की और उस जांच में क्या आया? नहीं, मैंने नहीं कहा है कि इस मामले की जांच कराई गई है। इस मामले का परीक्षण केवल किया गया था कि क्या इस मामले में तथ्य है और उन तथ्यों को देखा गया था। उस तथ्य में जब यह सारा प्रकरण स्पष्ट तौर पर आ गया कि इनकी शिकायत में किसी प्रकार के न कोई साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं, न कोई आधार बताया गया है, यही तो पूछ रहा हूं, वो किसने किया सर? उसमें नियमानुसार वो किसने किया हुई है। ये प्रैक्टिस में आपके पास होगा ना, ये जानकारी आपके पास होगी कि वो जांच किसने की। प्रमुख सचिव 25 लाख की घूस मांग रहे हैं, ये कोई छोटा मोटा आरोप तो नहीं है, तो इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए थी। वो जांच नहीं हुई। इसके पीछे कोई आरोप, मैं बहुत निवेदन कर रहा हूं सुशांत जी, किसी के भी कुछ कह देने से अगर बात को गंभीर मान लिया जाए, सही बात, तो मैं मानता हूं ये गंभीरता। लेकिन सर अगर उसको गंभीरता से नहीं लिया जाएगा तो हो सकता है वो व्यक्ति सच भी कह रहा हो। देखिए आपकी सरकार 0 टॉलरेंस रखती है भ्रष्टाचार के खिलाफ। आप लोगों ने अभी परसों 2 डीएम के खिलाफ कार्रवाई की, तो फिर जब प्रमुख सचिव पे आरोप लगा तो उसकी जांच तो होनी चाहिए थी कम से कम। अगर कुछ नहीं मिलता तो आपकी सरकार की तारीफ होती कि आपने प्रमुख सचिव के खिलाफ भी शिकायत आई तो जांच कराई। वो जांच ही नहीं हुई।
नहीं सुशांत जी, देखिए इस मामले में किसी भी प्रकार के ऐसे तथ्य थे ही नहीं कि इसमें जांच की कोई आवश्यकता महसूस की जाए। देखिए जो शिकायतकर्ता के तथ्यों का परीक्षण किया गया, उसमें नियमानुसार कार्रवाई हुई है, दो बार उनकी फाइल खारिज की गई है नियमों का पालन करते हुए। उसके बावजूद इस प्रकार के आरोप लगाना, केवल मौखिक आरोप, केवल लिखित इस तरह के आरोप जिसमें किसी प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं हो, मैं मानता हूं इस बात को बाहर इस तरह के अगर तथ्यों अच्छा, एक बात और मुझे बताइए, मैं बाकी मेहमानों पर जाऊं उससे पहले पूरी सरकार सर मुझे एक बात बताइए सर, मैं इसलिए पूछ रहा हूं जांच की बात। देखिए एक चिट्ठी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को गई और उसमें लिखा गया कि मुझे 28 मई को श्री सुब्रांत शुक्ला विशेष सचिव मुख्यमंत्री ने आज ये बताया कि एक व्यक्ति है अभिषेक नाम का जो बीजेपी के नेताओं का नाम लेकर सरकारी अफसरों पर दबाव बना रहा है। अब अगर कोई व्यक्ति सरकारी अफसरों पर दबाव बना रहा था तो उसकी शिकायत पुलिस में जानी चाहिए थी। ये विशेष सचिव मुख्यमंत्री जो हैं सुब्रांत शुक्ला, वो बीजेपी दफ्तर में चिट्ठी क्यों भेज रहे हैं? वो बीजेपी को रिपोर्ट करते हैं क्या? मैं स्पष्ट कर दे रहा हूं आपको। इस पर जो कार्यालय मुख्यालय प्रभारी की तरफ से जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लखनऊ को पत्र लिखा गया, उसमें साफ साफ लिखा है, पहली लाइन वही कि मुझे 28 मई को श्री सुब्रांत शुक्ला विशेष सचिव मुख्यमंत्री के द्वारा और आज एक पत्रकार के माध्यम के द्वारा देखिए विशेष सचिव सुब्रांत शुक्ला जी के पास जब इस तरह के दबाव बनाने का प्रयास किया गया, उनको इस तरह की चिट्ठी भेजी गई जिसमें पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के लेटर हेड का इस्तेमाल किया गया था, तो विशेष सचिव मुख्यमंत्री ने पार्टी दफ्तर से इसका क्लैरिफिकेशन मांगा था, इसको कंफर्म करना नहीं सर, लेकिन यही तो मैं आपसे कह रहा हूं, विशेष सचिव मुख्यमंत्री जनता के प्रति जवाबदेह हो सकते हैं, मुख्यमंत्री के प्रति जवाबदेह हो सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रति जवाबदेह नहीं है। उनको यह पुलिस को भेजना चाहिए था कि मुझे इस तरीके की चिट्ठी लिख रहा है एक आदमी। लेकिन राजनीतिक दल के तौर पर बहुत सारे मामलों में राजनीतिक दल के कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी अलग अलग मामलों को संज्ञान के लिए अधिकारियों को पत्र लिखा करते हैं, टेलीफोन किया करते हैं, ये व्यवहारिक सच्चाई है। लेकिन इस मामले में विशेष सचिव मुख्यमंत्री को जब संदेह हुआ कि पत्र लिखने वाला मतलब आप स्वीकार कर रहे हैं कि जो अधिकारी थे, जो मुख्य सचिव थे मुख्यमंत्री के, उनको इस बात की चिंता थी कि कहीं मैंने कार्रवाई कर दी, पुलिस में शिकायत कर दी और ये व्यक्ति बीजेपी का ही निकला तो मुझे कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। पार्टी के नेताओं के नाम का दुरुपयोग कर रहा है और जब एक पत्रकार के द्वारा भी इसकी सूचना मिली तो हमने इसको वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को तहरीर के माध्यम से जानकारी में लेकर के आए। ठीक है, अब मैं दूसरे मेहमानों को शामिल कर लेता हूं। आपका पक्ष पब्लिक जो देख रही है शो, उनको समझ में आया होगा बहुत हद तक। अब्दुल गांधी साहब, मुझे ये बताइए, जो कह रहे हैं राकेश जी कि अगर कोई भी व्यक्ति ये कह देगा कि प्रमुख सचिव 25 लाख की घूस मांग रहे हैं तो क्या उस पर जांच हो जाएगी क्या? देखिए, जब राकेश जी का यही कहना कि कोई भी कुछ कह देगा तो क्या उस पर जांच हो जाएगी, तो इन्होंने तो खुद जांच कर दी। बगैर जांच के राकेश जी जांच कर दें, और भारतीय जनता पार्टी इसी तरह की जांच में यकीन करती है। अगर किसी का कुछ कह देना जांच के दायरे में नहीं आता तो शिकायत के क्या मतलब है? ये शिकायत ही तो हुई ना। अगर कोई कुछ कह रहा है तो ये शिकायत हुई, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इसमें जांच करानी चाहिए थी। और ये लेटर जो गवर्नर साहब ने लिखा है ये 30 अप्रैल का है, 1 महीने से ज्यादा हो गया। 1 महीने तक इस लेटर का सरकार ने क्या किया ये बताएं, किस तरह की कार्रवाई इस लेटर पर हुई। और जब ये लेटर मीडिया के अंदर आ गया तो भारतीय जनता पार्टी वो ये कह रहे हैं सर, वो ये कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने आरोप लगाया कि उसको जमीन मिलनी चाहिए थी, उस जमीन को मिलने को लेकर जो आधार था वही निराधार था, इसीलिए उसका जो अगला आरोप था कि प्रमुख आज तक। सुशांत जी, ये दोनों मैटर अलग अलग हैं। फाइल को रिजेक्ट कर देना अलग मैटर है और घूस मांगना अलग मैटर है। जब कोई व्यक्ति राज्यपाल से शिकायत कर रहा है कि घूस मांग रहे हैं तो उसकी छूट चाहिए थी। ये उल्टा जो है कंप्लेनेंट को आप गिरफ्तार कर लेंगे क्या? ये तो वही बात हो गई ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैं समझता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मापदंड हैं। ये ही इनका जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन है, यानी कि ये टॉलरेट करते हैं करप्शन के लिए। ये इनके यहां कोई भी जांच वांच के आज क्यों फिर जांच की जरूरत पड़ रही है? आज क्यों चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी साहब से कहा कि जो फैक्ट मुझे बताइए, और उन्होंने कहा कि हम इसकी जांच भी कराएंगे। तो 1 महीने से ज्यादा ये लेटर आपके पास था जो गवर्नर साहब ने दिया हुआ था, तब क्यों नहीं इस पर जांच बिठा ली गई? जब मीडिया के अंदर आज मीडिया के सामने ये बातें आ गई, तब आप दबाव में मुख्यमंत्री कह रहे हम जांच करेंगे, पहले क्यों नहीं कराया? ये आपका आरोप है। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत जी, क्या आप भी ये मानते हैं कि अगर एक व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति मान लीजिए इस तरीके से चिट्ठी लिखने लग जाए, इस देश में एक उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है,
उसमें अगर किसी की भी चिट्ठी आए कि फलाना अधिकारी ने या प्रमुख सचिव को लेकर ये मान लीजिए 1,500, 2,000, 5,000 लोग लिख दें कि फलाने काम को लेकर उन्होंने 25 लाख 50 लाख की घूस मांगी है, सबकी जांच होगी क्या? करानी चाहिए थी क्या और क्यों? सुशांत भाई देखिए, जो आदमी राज्यपाल के पास जा रहा है, जो आदमी इस तरीके से लगा हुआ है, और अगर उसकी जांच राज्यपाल लिख रहे हैं कि उचित वैधानिक कार्रवाई हो और उस पर भी अगर कार्रवाई नहीं होगी तो उसके बाद फिर क्या संदेश जाएगा, एक बात। और दूसरी बात, अगर जांच अधिकारी सिद्धार्थनाथ सिंह और श्री राकेश त्रिपाठी माननीय भाजपा के प्रवक्ता हैं तो फिर किसी और जांच की आवश्यकता कहां है? तो आज राजीव कुमार को क्यों जांच सौंप दी? यहां पर भारतीय जनता पार्टी, क्या सरकार के प्रवक्ता हैं ये लोग या भारतीय जनता पार्टी के जनहित के प्रवक्ता हैं? आज आए हैं ये अपने आप ही कह दे रहे हैं कि साहब इसकी जांच की आवश्यकता नहीं, उसने पैसा गलत मांगा, अधिकारी ठीक है और कार्यकर्ता खराब है। एक बड़ा पुराना सा शेर था, उसको थोड़ा सा तरमीम करके कह रहा हूं कि बाहर दरवाजे पर लिखा घर है पीर फकीर और अंदर दुनिया भर की कालिक महंत जी खैर। नहीं सर, मैं ये पूछ रहा हूं कि आज की डेट सर, में उसने अभिषेक ने राज्यपाल को भी जो चिट्ठी भेजी उसमें ये आरोप है कि मुझसे 25 लाख की घूस मांगी गई। हाँ। लेकिन उस आरोप को साबित करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट, कोई ऑडियो क्लिप, इस तरीके की कोई चीज या वीडियो क्लिप आजकल बहुत होता है, इसमें से कुछ भी नहीं था। तो क्या ये देखते हुए जांच कराना आपको लगता है चाहिए था? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। क्या आप ये मानते हैं कि आईएएस कोई अपना ऑडियो क्लिप देगा या ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न करेगा, या आप किसी एक अनपढ़ आदमी से बात कर रहे हैं? अभिषेक गुप्ता नाम का वो आरोपी है या अभियुक्त है और या फिर विक्टिम है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा ना। और जांच करने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को किसने दे दिया? मतलब देखिए, जांच हो जाती तो आज जो सवाल उठ रहे वो नहीं उठते। मुख्यमंत्री को जो आज जांच की बात कहनी पड़ी वो उसी वक्त हो जाती। ठीक है, प्रदीप जी से मैं एक रिएक्शन लेना चाहता हूं सर, ब्रेक पर जाने से पहले। सर, प्रदीप जी से एक रिएक्शन। प्रदीप जी, आपने तीनों को सुन लिया, आपके हिसाब से जो स्थिति अभी बनी हुई है, क्या उसको टाला जा सकता था? क्या जांच होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी? और जो अभी की स्थिति है, क्या वो उचित है कि अब आप जांच का आदेश दें? देखिए सुशांत जी, 2-3 तथ्यात्मक बातें। अभी अभिषेक गुप्ता का बयान आपने सुनवाया। उनका जब वो पेट्रोल पंप बनवाने लगे तब उनको पता चला कि ये ग्राम सभा की जमीन है। गांव में कोई भी जिसकी जमीन है उसको पता होता है कि हमारे अगल बगल चारों तरफ किसकी जमीन है। ठीक है। तो पहला झूठ तो यही है कि उनको पता ही नहीं था ग्राम सभा की जमीन है, तो वहां पेट्रोल पंप के लिए उनको अप्लाई ही नहीं करना चाहिए था। एक बात। दूसरी बात ये कि नियम के मुताबिक ग्राम सभा की जमीन केवल सार्वजनिक हित के लिए एक्सचेंज हो सकती है या किसी को दी जा सकती है। अच्छा। ये इनका निजी व्यवसाय है, इसलिए नहीं दिया जा सकता। पेट्रोल पंप सार्वजनिक हित में नहीं आता। कैसे होगा? कल हम परचून की दुकान खोले, वो भी सार्वजनिक हित है। सही बात। तो वो क्या उसके लिए सरकार जमीन दे देगी हम? सही बात। तो किसी व्यवसाय के लिए नहीं दिया जा सकता। दूसरी बात, हम मान लेते हैं एसपी गोयल ने पैसा मांगा होगा या कोई अधिकारी मांग सकता है, वो अगर वो बेईमान है। एसपी गोयल का यहाँ सेंटर में भी रहे हैं, उनका जो रिकॉर्ड है वो अपने आप में बहुत एग्जाम्पलरी है, वो इस तरह का आरोप उन पर कभी नहीं लगा। लेकिन फिर भी बेनिफिट ऑफ डाउट इस मामले में अभिषेक गुप्ता को दे देते। अगर एसपी गोयल ने वो फाइल रोक ली होती, उस पर कोई आदेश न किया होता, तो ये माना जाता कि पैसे का इंतजार कर रहे हैं, पैसा उन्होंने मांगा, अभी मिला नहीं, इसलिए उन्होंने कोई फैसला नहीं दिया। ठीक है। जब उन्होंने रिजेक्ट कर दिया रिजेक्ट करने के बाद आप किसी से पैसा मांगेंगे क्या? कोई भी मामला है जिस पर अगर लेन देन की संभावना है, वो तभी तक है। किया था सर, इसकी जानकारी है? कब रिजेक्ट कर दिया था उन्होंने फाइल को? जब इनकी फाइल आई थी, तारीख मुझे नहीं याद है, मुझे नहीं पता है, मैंने फाइल कोई देखी नहीं है। हाँ। तो जब इनका मामला आया था तभी रिजेक्ट हो, एक बार नहीं 2 बार रिजेक्ट हो चुका। ठीक है। तो रिजेक्शन के बाद कोई अधिकारी या कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति जो वहां है वो कैसे पैसा मांग सकता है? तीसरी बात यह है कि ये सही बात है कि जो भी सत्तारूढ़ दल होता है उसके पदाधिकारियों के नाम पर, सरकार के दूसरे लोगों के नाम पर लोग ऐसा दबाव बनाते हैं। लेकिन दबाव में अगर एसपी गोयल आए होते तो उनके पक्ष में फैसला हुआ होता, वो भी नहीं हुआ। अगर दबाव में आए होते तो पक्ष में फैसला हो जाता। ठीक है। अगर ऐसा चाहते थे, अभिषेक ने जो बातें कही उसमें कई लूप होल्स हैं और इसीलिए उसने जो कहा है उसको तथ्यात्मक तौर पर अगर आप
तराजू पे तौल लेंगे तो इस सही नहीं तरह बात। हर शिकायत की सरकार जांच कराने लगे तो 5 साल तक सिर्फ शिकायतों की ही जांच होगी और कोई काम नहीं होगा। ठीक है, मुझे एक चीज और बताइए, जो मैंने सुभ्रांशु शुक्ला की चिट्ठी का जिक्र किया था कि मुख्यमंत्री के विशेष सचिव बीजेपी दफ्तर में चिट्ठी लिखते हैं और बताते हैं कि भाई ऐसी शिकायत आ रही है, एक व्यक्ति दबाव बना रहा है। क्या उनको पुलिस के पास जाना चाहिए था या बीजेपी को चिट्ठी लिखनी चाहिए थी? उनको दोनों को चिट्ठी लिखनी चाहिए थी, पुलिस को भी चिट्ठी लिखनी चाहिए थी और इनसे भी पूछना चाहिए, लेकिन पुलिस को तो उन्होंने नहीं लिखी। हाँ, वो उनकी गलती है। हाँ। उनको पुलिस को चिट्ठी लिखनी चाहिए थी और इनको सूचित कर देना चाहिए था। सूचित करना चाहिए था कि इस तरह की शिकायत आई है, इसमें सच्चाई क्या है आप बताइए, हमने इसको पुलिस को दे दिया है। ठीक है, मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। ब्रेक के बाद जो प्रदीप जी ने 2-3 अहम बातें कही हैं उस पर मैं जवाब लेना चाहूंगा विपक्ष का भी, और सवाल इस बात का भी जो विपक्ष उठा रहा है कि आज आपने जांच की बात कह दी, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम इसकी जांच कराएंगे, यही काम पहले क्यों नहीं हो गया, और अगर हो गया होता तो क्या इस तरीके के आरोपों से बचा जा सकता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए जांच कराइए, लेकिन उसमें जांच होती नहीं और आखिरकार वो लड़का हिरासत में लिया जाता है। सवाल उठने लगते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या योगी सरकार के राज में भी भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, फल फूल रहा है, और क्या योगी सरकार अपने अधिकारियों को बचा रही है? इसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अब्दुल गांधी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत है और सीनियर जर्नलिस्ट प्रदीप सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। अब्दुल आजिज गांधी साहब, मेरा एक सवाल जो प्रदीप जी भी पूछ रहे थे कि अगर किसी व्यक्ति को घूस लेनी होगी तो वो उस फाइल को दबाकर बैठा रहेगा, वो उस फाइल को रिजेक्ट नहीं कर देगा, और एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार रिजेक्ट नहीं करेगा। ये बात क्या प्रमुख सचिव के पक्ष में नहीं जाती? देखिए सुशांत जी, मैं कहना चाहूंगा कि आज भी मैं समझता हूं कि ये फाइल कहीं ना कहीं अटकी हुई है। रिजेक्शन, मुझे ये तथ्य पता नहीं है कि रिजेक्ट किया कि नहीं किया है, लेकिन ये फाइल अभी भी कहीं ना कहीं है, इसीलिए वो गुहार लगा रहा है बार बार, और इसलिए 30 अप्रैल को जो है गवर्नर साहब लेटर लिख रहे हैं जांच के लिए। देखिए ये शूटिंग ऑफ द मैसेंजर है कि जो संदेश लेकर आए आप उसी को मार दीजिए, और ये पहली बार नहीं हो रहा है। आप देखिए उन्नाव केस में यही हुआ। देखिए प्रदीप जी कह रहे हैं कि उनके पास ये जानकारी है कि 2 बार रिजेक्ट हुआ, और सेंगर के, तो हम जो फैक्ट है उसी पे चलते हैं सर, कि जिसको पैसा लेना होगा वो तो फाइल दबा कर बैठेगा ना सर, 2-2 बार रिजेक्ट क्यों करेगा? नहीं, मैं देखिए आप ये बताइए कि जो अभी सुरेंद्र राजपूत जी भी कह रहे थे, क्या किसी हायर ऑफिसर के खिलाफ सबूत मिलना इतना आसान है? क्या ये सारी की सारी चीजें कैसे होती है हम सबको पता है। लेकिन एक सवाल ये बताइए कि कहीं ना कहीं अगर हायर ऑफिसर को प्रोटेक्ट करना चाह रही है, सबूत नहीं मिलेगा, इसीलिए बिना सबूत के उस पर मुकदमा चलेगा क्या? भाई ऑफिसर हायर हो, लोअर हो, जांच तो करा सकते हैं, सामान्य आदमी हो, मतलब नहीं कोई भी हो, देखिए कानून सबके लिए एक ही है। आप प्रदीप जी मुझे एक बात बताइए। बिल्कुल सही कहा प्रदीप जी, मुझे एक बात बताइए कि जांच कराना क्या ये आरोप सिद्ध हो गया? जांच का मतलब होता है कि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। जब किसी हायर ऑफिसर पे इस तरह के आरोप लगते हैं तो जांच और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है और ज्यादा जरूरी हो जाती है। सुरेंद्र जी मुझे एक बात बताइए, सुरेंद्र जी आप जो जिसका उदाहरण दे रहे हैं, सुरेंद्र जी एक मिनट सर, सुरेंद्र जी को मैं जरा सा तब सबूत जुटेंगे ना। सुरेंद्र जी मुझे ये बताइए सर, देखिए सुरेंद्र जी इस पूरे मामले को अगर समझिए, इसमें एक बहुत बड़े अधिकारी पर आरोप लगा, ठीक, ना ऑडियो क्लिप है, ना वीडियो क्लिप है, ना कोई ऐसा लिखित सबूत है जिसमें पैसे मांगने का आरोप हो, तो ये तीनों चीजें खारिज हो गई। अब इसमें अगर आप जांच कराएंगे तो उसमें आपको एक तो ये देखना होगा कि भाई मामला बनता था जमीन देने का, लेकिन फिर भी खारिज कर दिया गया क्योंकि पैसा नहीं मिला। प्रदीप जी भी बता रहे हैं कि भाई जब वहां पर ग्राम पंचायत की जमीन थी, ग्राम सभा की जमीन थी, और उसको सिर्फ आप जनहित के काम के लिए दे सकते हैं, तो उसको खारिज करने का जो आधार है वो गलत नहीं है। नहीं, वो चाहे बीएसपी गोयल तो उसको हाँ नहीं कर सकते, दे नहीं सकते नियम के, तो इसलिए अगर देते तो उन पर आरोप बनता, इसलिए वो बात भी खत्म हो गई कि भाई उन्होंने जहां बनता था वहां जमीन रोक दी क्योंकि पैसा नहीं मिला, ये भी आधार खत्म। उन्होंने फाइल लटका के नहीं रखी, 2-2 बार कैंसिल कर दी, ये भी आधार खत्म कि भाई वो पैसा लेना चाहते तो फाइल रोक कर रखते। तो फिर किस आधार पर उस आदमी पर कार्रवाई हो? हाँ बिल्कुल आपने सही कहा प्रदीप जी, मुझे नहीं मालूम था, मुझे तो ये मालूम था कि प्रदीप सिंह जी एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, मुझे नहीं मालूम था कि प्रदीप जी कानून के इस तरीके के ज्ञाता हैं कि जजमेंट नहीं हम कानून के ज्ञाता नहीं। सच्चाई ये है कि प्रदीप जी से ज्यादा प्रदीप सिंह जी से काफी कम ज्ञान है राज्यपाल महोदय को, और प्रदीप सिंह से काफी कम ज्ञान है माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने अब जांच के आदेश भी दे दिए हैं। यहां पर 2 बातें बड़ी स्पष्ट होती हैं। पहली बात तो यह स्पष्ट होती है
कि आपको ग्राम पेट्रोल पंप के लिए ग्राम समाज की जमीनें जो अगर सड़क पर होती है और उसके पीछे आपका प्लॉट है तो वो एक सामान्य प्रक्रिया में दिया जाता है, इसकी जानकारी करके आना चाहिए, उसके बाद बात आ रहा हूं राकेश जी, आ रहा हूं। क्योंकि सड़क के किनारे की सारी जमीनें ग्राम समाज की या शहरी विकास मंत्रालय की होती हैं, उससे रास्ता दिया जाता है, ऑलरेडी उसके पीछे प्लॉट होता है या जमीन होती है, धारा 143 उसके बाद की जाती है। अगर आप पेट्रोल पंप के लिए जमीन ले रहे हैं तो निश्चित तौर पर प्राइवेट प्रॉपर्टी ही लेंगे। 40 फुट 50 फुट की जमीन जो है वो आपको ग्राम समाज की या फॉरेस्ट लैंड ये लेनी पड़ेगी। इसकी एक सेट नियम प्रक्रिया है, इसकी जरा जानकारी करें प्रदीप सिंह जी, उसके बाद ये बात कहें। दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं कि जिस आधार पर प्रदीप सिंह जी सारी जांचों को निराधार साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कल जो 2 डीएम और 10 अधिकारियों के खिलाफ सस्पेंशन हुआ है, उनके खिलाफ बताइए लिखित प्रमाण कौन से है, ऑडियो क्लिप कौन सी है, मुख्यमंत्री ने किस आधार पर उनको निलंबित कर दिया? ठीक है, जांच आवश्यक है क्योंकि निलंबन ठीक है। अब इसका जवाब राकेश जी से ले लेते हैं सर। कार्रवाई नहीं है, ठीक है। सुरेंद्र जी आपने कुछ सवाल उठाए, अब उसका जवाब राकेश जी से लेते हैं। राकेश जी देखिए, दो अहम बात है जिसका जवाब चाहिए। ऐसा है, हम लोग बहुत इज्जत करते हैं। ऐसा है सुरेंद्र जी कि जो 2 डीएम बर्खास्त हुए हैं उसमें उन ऐसे मामलों में जब शासन को लगता है कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है, प्राइमा फेसी मामला बनता है, तो एक्शन शुरू हो जाता है। इस तो मामले में राज्यपाल जी को लगा उन्होंने आपके मुख्यमंत्री को कहा, वो क्या नहीं, मुख्यमंत्री को सिर्फ इतना लिखा कि आप देख लीजिए इस मामले को, ये नहीं कहा कि आप इसकी जांच बिठा दीजिए या कार्रवाई कीजिए तुरंत। राज्यपाल ये लिखेगा कि फांसी दे दीजिए, राज्यपाल अपने विधि सम्मत ही लिखेगा ना। प्रदीप सिंह जी मुझे आपसे इस तरीके राकेश जी, अरे हम भी वैसे जो राज्यपाल उन्हें लिखा है हम उतने की ही बात कर रहे हैं। सरकार के प्रवक्ता, अच्छा ठीक है, मैं जो सरकार के प्रवक्ता अब उनको लाना चाहता हूं। राकेश त्रिपाठी जी को सुन लीजिए, अब थोड़ा आपने सवाल उठाया, अब राकेश जी को सुन लीजिए। राकेश जी मुझे 2 सवालों के जवाब दीजिए जो यहां पर उठ रहे हैं। एक तो ये कि जब मुख्यमंत्री आज जांच की बात कह रहे हैं तो वो पहले भी कह सकते थे या आज भी खारिज कर देते कि भाई जब मामला बनता ही नहीं, मेरा अधिकारी ठीक है तो मैं क्यों जांच कराऊं। पहला सवाल ये, इसका जवाब दीजिए, फिर दूसरे पर आऊंगा। सुशांत जी, मैं इस फैक्चुअल करेक्ट कराना चाह रहा हूं। आपके चैनल पर भी चूंकि ये खबर चल रही है कि मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि मुख्य सचिव राजीव कुमार जांच करेंगे, इसको अपने चैनल पर चल रही खबर में भी संशोधन करा दीजिए और कांग्रेस के प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी के साथी प्रवक्ता को भी जानकारी दें। मैं पढ़कर बता रहा हूं। हाँ। पत्र सूचना शाखा, मुख्यमंत्री सूचना परिषद, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से जो जारी किया गया पत्र है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्य सचिव श्री राजीव कुमार को श्री अभिषेक गुप्ता के जनपद हरदोई में एक पेट्रोल पंप की स्थापना संबंधी प्रकरण की तथ्यात्मक स्थिति से अवगत कराने के निर्देश दिए हैं। यह जानकारी आज यहां सरकारी प्रवक्ता ने दी। आप सुन लीजिए, तथ्यात्मक स्थिति से अवगत कराना और जांच कराना नहीं कहते हैं जांच, इसी को आप अध्ययन करिए, आप पढ़िए लिखिए इस पर। आप जांच में, विवेचना में, अन्वेषण में और तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध कराने में दोनों में अंतर महसूस करिए। आप इस प्रकार से किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं हुआ है। राकेश जी बार-बार ये कहना कि मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को जांच के लिए कह दिया है। राकेश जी मैं ये कह रहा हूं कि ये जो तथ्यात्मक जानकारी मुख्यमंत्री आज मांग रहे हैं वो राज्यपाल की चिट्ठी मिलने के बाद 40 दिन तक क्यों नहीं मांगे? सर क्या राज्यपाल की चिट्ठी इतनी हल्की थी कि उसमें तथ्यात्मक जानकारी की जरूरत नहीं थी? तो फिर इस जांच की क्या आवश्यकता है? हमने केवल तथ्यात्मक विवरण मांगा है। सर मैं ये कह रहा हूं ठीक है, मान लिया तथ्यात्मक विवरण मांगा, पर राज्यपाल की चिट्ठी इतनी हल्की है कि आपने उसको साइड कर दिया 40 दिन तक और तथ्यात्मक विवरण भी नहीं मांगा और कह दिया कि प्रमुख सचिव ठीक कर रहे हैं। नहीं, अब मैं इसको पूरा विस्तार से फिर दोबारा बता देता हूं। राज्यपाल महामहिम राज्यपाल ने अपनी कार्यशैली के संदर्भ में स्वयं ही स्पष्ट किया है कि मैं पहले से ही इस प्रकार की कार्यशैली रखता रहा हूं। मेरे पास कोई भी पत्र आता है तो मैं उसको उस तरह ही सर पहले से ही क्या होता है, यही तथ्यात्मक जानकारी पहले मांग लेते हैं, यानी कि कोई भी लेटर वो प्रेषित कर देंगे। किसी बात ये पहले से ही क्या होता है? ये मामला बहुत गंभीर है। ये पहले से ही क्या होता है? उन्होंने उनकी शिकायत को दर्ज किया है, पहली बात। दूसरी बात, मुख्यमंत्री जी के पास क्या राज्यपाल किसी भी लेटर को मुख्यमंत्री को प्रेषित कर देंगे? इसलिए इस मामले में किसी किस तरह की बात कर रहे हैं आप? अगर कहीं प्राइमा फेसी इस मामले में कुछ मामले बनते तो निश्चित तौर पर इसमें जांच होती। तो एक मिनट राकेश जी, आप ये कह रहे हैं
कि राज्यपाल के पास जितनी चिट्ठी आती है कोई भी शिकायत वाली, वो मुख्यमंत्री को भेज देते हैं। यानी मुख्यमंत्री के यहां चिट्ठियों का अंबार लगा होगा इस वक्त, क्योंकि बहुत लोग राज्यपाल को लिखते हैं। नहीं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं ये राकेश जी अपना बचाव करने के लिए गलत जानकारी दे रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि हर चिट्ठी को कहीं भेज दिया जाता है। आप जानकारी रखते नहीं अपने पास, आप बताइए ना उनसे उसने कब अप्लाई किया, उनका बिल्कुल नहीं होता। और आप कह रहे हैं कि उनको आदत है, वो हर चिट्ठी को इस तरह से भेज देते हैं। प्रथम दृष्टया अगर राज्यपाल जी को लगता है तभी इस तरह की चिट्ठी भेजते हैं। आप 1 महीने से चिट्ठी दबाए रहे। अरे भाई, महामहिम के राज्यपाल जी के हाथ से कितनी चिट्ठियां जारी होती हैं, आपको इसका आंकड़ा मालूम है क्या? एक और चीज बताइए सर, वो लड़का आज एक चैनल पर इंटरव्यू दे रहा था, वहां से पुलिस उसको ऐसे पकड़कर ले गई जैसे कोई आतंकवादी हो। हर चिट्ठी को इंटरव्यू तक उसको नहीं देने दिया, और वो शिकायत करता था। केस बनता है तभी वो पिछली सरकार के समय में मुख्यमंत्री जी के परिवार के, मुख्यमंत्री जी की पार्टी के पिछली सरकार के समय में दबाव प्रभाव के आधार पर काम कराया करते थे। बड़ा सर, मेरे पास वक्त इतना ही था, लेकिन इतना जरूर है कि मुख्यमंत्री के पास अगर गवर्नर चिट्ठी लिख रहे हैं, और आज जब मुख्यमंत्री मीडिया के बीच ये सारी खबरें उठने के बाद ये कह रहे हैं कि जानकारी दे दीजिए, तथ्यात्मक जानकारी दे दीजिए, आपके ही शब्दों में कह रहा हूं, तो वो तथ्यात्मक जानकारी पहले क्यों नहीं हासिल की? अगर आपने किसी बड़े अधिकारी पर आरोप लगा था तो उस पर तथ्यात्मक जानकारी लेकर और फिर उस पर जांच कराए न कराए इसका फैसला लेते तो शायद आज इन सवालों से न घिरे होते। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। महाबहस में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।